यहाँ आए हुए सारे लोगों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और रात बहुत हो गई है और अजीम रात है, आप सबको इबादत करना है रात को, ये मुझे मालूम है, और जोश भी थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो क्यों ना जोश को भर के फिर बात शुरू किया जाए। तो मैं नारे लगाऊंगा, साथ में लगाएंगे नारे, तो जोर से बोलिए इनकलाब, 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 सिद्दीक अहमद साहब जिंदाबाद। इसी जोश के साथ आपको पंजे वाले बटन में वोट दबाना है। तो मैं सोचा एक सवाल पूछूं पहले आपसे, एक बार असम में इलेक्शन की होवे, की होवे, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। दिल्ली दूर है, अब मोदी जी बूढ़े हो गए, तो सुनाना है कि नहीं सुनाना है? जोरे बोलो की होवे, अमित शाह के बोलो की होवे, मोदी के बोलो की होवे, विश्वास के बोलो की होवे। इसी जोश के साथ पंजे के बटन पे वोट दबाना है। मैं सिद्दीक अहमद साहब की बातें सुन रहा था, इनकी बातें सुनकर जिस तरह हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात कर रहे थे, मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद की और जवाहरलाल नेहरू की बात याद आ गई। जब भारत का पहला इलेक्शन हुआ, भारत में जब पहला इलेक्शन हुआ, एकदम गौर से सुनिए मेरी बात, तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अबुल कलाम आजाद से कहा, आप किसी मुसलमान इलाके से इलेक्शन लड़िए ताकि इलेक्शन जीत जाइए। मुसलमान इलाके से इलेक्शन लड़िए ताकि इलेक्शन जीत जाइए। तो अबुल कलाम आजाद ने गुस्से में आकर जवाब दिया, अगर मैं मुसलमान इलाके से इलेक्शन इसलिए लड़ूं ताकि मैं जीत जाऊं, तब इस देश पर और इस देश के संविधान पर लानत है। मैं एक हिंदू इलाके से इलेक्शन लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा, और वो हिंदू इलाके से इलेक्शन लड़े और जीते और भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। सिद्दीक अहमद साहब की बात सुनकर मुझे अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती याद आ गई। अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती याद आ गई, जब दोनों दोस्तों को फांसी की सजा सुना दी गई। किसकी सजा? फांसी की सजा सुना दी गई। तो दोनों दोस्त जेल में साथ बैठे थे, तो अशफाकुल्लाह खान बहुत उदास बैठे थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि अशफाक तू फिक्र न कर, ए अशफाक तू फिक्र न कर, हम फिर से जन्म लेंगे, हम फिर से जन्म लेंगे और फिर से इस देश के लिए जान देंगे। तो अशफाकुल्लाह खान तो मुसलमान, हमारे हिंदू भाई बार बार जन्म लेने में विश्वास करते हैं। अशफाकुल्लाह खान मुसलमान भाई दोबारा जन्म लेने में विश्वास नहीं करते। तो अशफाकुल्लाह खान परेशान, अपने दोस्त को क्या जवाब दे? मेरा यकीन तो ये नहीं है कि मैं फिर से जन्म लूंगा। तो अशफाकुल्लाह खान कहते हैं, मेरे दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल, मैं फिर से जन्म लूंगा या नहीं लूंगा मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ, अगर मेरी मुलाकात खुदा से हुई तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि मुझे एक जन्म फिर से दे दे। तो ये थी अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती, और आज इस इलेक्शन में हमें वो दोस्ती फिर से दिखानी है। दिखाएंगे। और किसी ने मुझसे कहा, आसाम के इलेक्शन में जाना है आपको, आसाम के इलेक्शन में जाना है आपको, सिद्दीक अहमद साहब का जीतना जरूरी है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं लोगों को, ये सिर्फ आसाम का इलेक्शन नहीं, बंगाल का इलेक्शन नहीं, तमिलनाडु का इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन ये तय करेगा कि
ये इलेक्शन ये तय करेगा कि हमारे बच्चे आने वाले दिन में इन संघियों की गुलामी करेंगे या सर उठाकर जिएंगे इस देश में। ये इलेक्शन ये तय करेगा। आप समझे, इन लोगों की साजिश है। ये जो अंबानी और अडानी की सरकार है, मुझे लगता है, डर लगता है मुझे, कहीं अगला बजट सेशन अंबानी के घर में ना हो जाए। अगला बजट सेशन पार्लियामेंट के सिवाय अंबानी और अडानी के घर में ना हो जाए। तो ये जो अंबानी और अडानी की सरकार है, ये बिक चुकी है। एक परेशानी की बात तो ये है कि सिद्दीक अहमद साहब ने इतनी लंबी स्पीच दी कि कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे, सब बोल दिया सिद्दीक अहमद साहब। ताली बजाए जोर से। तो आखिरी में बोलने का ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि कुछ बोलने के लिए बचता नहीं आपके पास। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। समझने की बात ये है कि इन लोगों की साजिश है कि ये लोग न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं। एक बार मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ बैठा, मैंने कहा आचार्य जी आप भी हिंदू, मोदी जी भी हिंदू। मोदी जी नहीं बोलना है, मैंने खुद लोगों से कहा मिस्टर मोदी बोलना है। क्या बोलना है? मिस्टर मोदी। बहुत इज्जत दे दिया हमने। प्रधानमंत्री थे, इस बार नहीं रहेंगे 2024 में। नहीं रहेंगे कि रहेंगे? नहीं रहेंगे। इन लोगों की साजिश है कि ये लोग संविधान को बदल दें और वन नेशन वन इलेक्शन करें। अब आप देखिए क्या साजिश है। साजिश ये है कि पहले डीमोनेटाइजेशन, मैंने नोटबंदी किया, रात को 12 बजे मूड ऑफ हो गया उनका, कह मेरा मूड ऑफ है, 500,000 का नोट बंद करो, नया नोट चाहिए मार्केट में, है ना। क्या किया इससे? सबसे बड़ा 70 साल में इससे बड़ा स्कैम नहीं हुआ भारत में। मैं आपको बताऊं नोटबंदी का क्या वजह दिया इन्होंने कि नोटबंदी क्यों कर रहे हैं? काला धन पकड़ने के लिए। क्या करने के लिए? तो ये डेटा और रिसर्च बताता है कि नोटों के शक्ल में सिर्फ 1% काला धन है। कितना? 1%। बाकी 99% सोना है, जमीन है और मोदी जी के दोस्तों के स्विस बैंक के अकाउंट में है। तो 1% जो धन है वो गरीबों का सादा धन है, काला धन नहीं, व्हाइट मनी है। इसको बंद किया ताकि देश की इकोनॉमी को नीचे करे और गरीबों को और गरीब बनाए। उसके बाद क्या किया? लॉकडाउन किया ताकि गरीबों को और गरीब बनाया जाए। फिर क्या होगा? कहेंगे 2024 के इलेक्शन के वक्त कि देश के पास पैसा नहीं इलेक्शन करने के लिए। क्या बोलेंगे? पैसा नहीं इलेक्शन करने के लिए, तो कम पैसों में पूरे देश का इलेक्शन करेंगे। म्युनिसिपल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन सब एक साथ करेंगे। फिर क्या होगा? एक मोदी जी के चेहरे पे सब वोट पड़ेगा और पंचायत से लेकर के लोकसभा तक मोदी जी के लोग बैठ जाएंगे। तो ये साजिश है पूरे देश पे कब्जा करने के लिए। इस साजिश को अगर आप नहीं समझेंगे तो ये देश का संविधान बदल जाएगा और हमारे आने वाली नस्लें हमें कोसती रह जाएगी कि जब इस मुल्क का संविधान बदला जा रहा था, जब इस मुल्क को डुबाया जा रहा था, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नजरें शर्म से झुक जाए, बल्कि हम ये कहेंगे कि हम सड़कों पर खड़े थे और ये डिसाइड कर रहे थे कि इस देश का इतिहास कैसा होगा। ये आसाम के लोग मिलकर डिसाइड कर रहे थे। अब ये एनआरसी कर रहे हैं, डिटेंशन कैंप। कभी सुना पहले आपने डिटेंशन कैंप? इससे पहले, बीजेपी के आने से पहले नहीं सुना ना। ये आया कहां वर्ड? ये जो वर्ड है डिटेंशन कैंप, ये आया कहां से? ये सोचना होगा। ये डिटेंशन कैंप हिटलर के वहां से आया है। कहां से आया? हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को डिटेंशन कैंप में बंद करके मार दिया। और मोदी, जिनको कहते गुरु जी, उसका नाम है गोलवालकर। गोलवालकर हिटलर को अपना लीडर मानता है। तो ये जो आइडिया है डिटेंशन कैंप का, ये हिटलर के यहां से आ रहा है।
इसलिए मैं कहता हूं, जो हिटलर की चाल चलेगा, साथ में बोले, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। अब देखिए क्या किया इन लोगों ने एनआरसी में। एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया। अब ये कह रहे हैं फिर से एनआरसी करेंगे बॉर्डर एरिया में, जितने बॉर्डर एरिया, करीमगंज भी आपका बॉर्डर एरिया है, कह रहे फिर से एनआरसी करेंगे। और इन लोगों को बता रहे हैं कि हिंदू भाइयों को डरने की जरूरत नहीं, मुसलमान को डरने की जरूरत है। तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। पहला नाम दुलाल चंद्रा। दुलाल चंद्रा, उनका उम्र था 62 इयर्स ओल्ड। दुलाल चंद्रा 62 इयर्स ओल्ड के एक इंसान, आसाम के हमारे हिंदू भाई जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, 2 साल डिटेंशन कैंप में रहकर भूख से मर गए। वो हिंदू थे कि मुसलमान? हिंदू थे। सुब्रतो दे 32 साल का नौजवान, जाके डेटा चेक कर लीजिए, 1 साल डिटेंशन कैंप में रहकर मर गया। जबिंद्रा शर्मा, क्या नाम? मुसलमान नाम नहीं बता रहा मैं आपको। जबिंद्रा शर्मा, ये वो इंसान है जो 30 साल इंडियन एयरफोर्स में काम करता है। कहां काम करता है? इंडियन एयरफोर्स। एक हिंदू इंसान जो 30 साल इंडियन एयरफोर्स में काम करता है, उसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आएगा, तो हम और आप जैसे गरीब लोग का नाम कहां से एनआरसी लिस्ट में आएगा? तो ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा सिस्टम है कि एयरफोर्स का नाम नहीं आ रहा? मोहम्मद सनाउल्लाह, ये वो मुसलमान फौजी है जो करगिल जंग में हिंदुस्तान और भारत के लिए लड़ा था, इसका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया। फखरुद्दीन अली, जो भारत के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके परिवार का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया। तो गरीबों का नाम एनआरसी लिस्ट में कैसे आएगा? और आसाम तो मशहूर है फ्लड के लिए, बाढ़ के लिए। हर 2 साल में बाढ़ आता है, यहाँ पे कागज डूब जाते हैं, बह जाते हैं। तो कहां से ये नाम आएगा? आपको समझना है ये बात कि इन लोगों की ये साजिश है। और जो लोग ये कह रहे हैं, आपको समझना है। अभी भाई ने हमारा बताया है, सिद्दीक साहब ने बताया कि हेमंत शर्मा ने कहा कि टोपी और धोती वालों को वोट नहीं चाहिए। मुझे टोपी और धोती वालों का वोट नहीं चाहिए। तो मैं ये पूछता हूं कि टोपी वाले को एजीपी से टिकट क्यों दिया? अगर लेकिन दिल्ली से आया हूं, मगर सब खबर रखता हूं। टोपी वाले को टिकट क्यों दिया? और ये टोपी वाला कैसा है कि टिकट ले लिया? अब ये टोपी वाला क्या कह रहा है? ये टोपी वाला कह रहा है कि मैं तो एजीपी से टिकट लिया हूं, बीजेपी से नहीं। तो मैं कहता हूं एजेपी, आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा? मैथ। साथ में पढ़िए, मैं टीचर ऑफ स्टूडेंट। बोले एजीपी इज इक्वल टू बीजेपी। ताली मारिए भाई। अब देखिए, अब इन्होंने एक और बात कहा, मुझे नहीं पता कहां तक सच है। कहा कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो फिर से AIDUF में आ जाऊंगा। खबर ठीक है? सच बात है? तो मैं कानून का स्टूडेंट हूं। भारत के संविधान में कानून है, उस कानून का नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर इलेक्शन के बाद आप पार्टी चेंज करते हैं तो कुर्सी खो दीजिएगा। तो या तो वो बेवकूफ है या तो आपको बेवकूफ समझ रहे हैं। तो आप बेवकूफ हैं, तो आपको इलेक्शन का डेट क्या है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल है। जो लोग आपको फूल समझ रहे हैं, 1 अप्रैल को उनको फूल बनाना है। अब कौन फूल समझ रहा आपको? सबसे बड़ा फूल जो समझने वाला है वो हमारे मिस्टर मोदी। बहुत महान आदमी है। क्यों महान? पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि एक किताब छपा, उस किताब में लिखा है कि बाल नरेंद्र
6 साल की उम्र में मगरमच्छ को उठाकर पटक दिया। उसको एक और बहुत महान है, बहुत महान। क्या कहा उन्होंने? मैं गटर के गैस से चाय बनाता हूं। बहुत महान है। कितने महान मालूम है कि बांग्लादेश के लिए, कि बांग्लादेश का जो जंग आजादी था उसमें भी लड़ रहे थे और जेल भी गए थे। अब ये कैसा झूठ है? बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत साथ दे रहा है और ये भारतीय नागरिक साथ देने के लिए जेल जा रहा है। मतलब या तो वो फूल है या तो हम फूल है। 1 तारीख को हम डिसाइड कर लेंगे कौन फूल है। अप्रैल फूल में हम डिसाइड कर दें कि कौन फूल है, करेंगे डिसाइड। और आपको ये समझना है ये लड़ाई सच और झूठ की है। और आपको ये समझना है कि अहमद सिद्दीक साहब सच है या झूठे हैं। ये सच्चे हैं तो सच का साथ आपको देना है और झूठ का आपको खात्मा करना है। मुझे यह बताया गया कि 2 डिग्री कॉलेज है करीमगंज में। उन 2 डिग्री कॉलेज में 5 साल पहले हमारे सिद्दीक साहब साइंस और कॉमर्स लाने का पूरा इंतजाम कर दिए थे, मगर 5 साल के बाद आज तक साइंस और कॉमर्स नहीं आ पाया। अगर आपको चाहते हैं कि साइंस और कॉमर्स आए तो आप पंजे के बटन पे वोट दबाएं। 5 साल पहले मुझे यह बताया गया है कि अहमद सिद्दीक साहब ने मेडिकल कॉलेज का पूरा काम कर दिया था, सिर्फ बनने की कगार में था। मगर जो हमारे टोपी वाले भाई साहब हैं 5 साल में वो कॉलेज नहीं बन पाया आज तक। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करीमगंज के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बने? चाहते हैं आप? तो किस पे बटन दबाएंगे? किस पे बटन दबाएंगे? पंजाब पे बटन दबाएंगे। अच्छा, हाथ पे बटन दबाएंगे। किस पे दबाएंगे? हाथ पे दबाएंगे। तो ये लड़ाई सच और झूठ की है और 1 तारीख को ये मालूम चल जाएगा कि करीमगंज की जनता ने किसको साथ दिया, किसका साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर इजाजत दे तो नारा लगा लूं। नारा लगा लूं? आपको बोलना है हिंदुस्तान। क्या बोलना है? जोर से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जोर से बोल लो। कहाँ जोश खत्म गया? 1 तारीख तक बचाना है जोश को। हाँ, गांधी जी के साथ रहना है, जोश दिखाना है। जोर से बोल लो, मिलकर बोल लो। सुन ले मोदी, सुन ले योगी, सुन ले सेन, सुन ले शाह, मस्त बोल ले। अरे मिलकर बोलो, पीछे बोलो, बच्चे बोले, बूढ़े बोले, बोलो, बोलो, मिलकर बोलो। गांधी वाला, गांधी वाला, नेहरू वाला, अशफाक वाला, बिस्मिल वाला। जोर से बोलो, है खून पसीना। कबर बोले, कफन बोले, कब्रिस्तान बोले, मिलकर बोलो। इंकलाब, भारतीय संविधान, इंकलाब। अहमद सिद्दीक साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दुआ की गुजारिश है।